हे दोस्तों, आपको पता है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आप कितना अच्छा फील करते हो, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके गट हेल्थ पे। इसीलिए द माइंड गट कनेक्शन इस बुक की बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राम वर्मा सर, जिन्होंने इस बुक को कई बार पढ़ के रखा है और गट हेल्थ से रिलेटेड उनको काफ़ी नॉलेज है। तो हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम इसी बुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे गट हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, ताकि आप इमोशनली भी अच्छे रह सको, आपको मेंटल क्लैरिटी रहे, आपके अंदर अच्छी एनर्जी रहे, आप बीमारियों से दूर रहो और अपने गोल्स को अचीव कर सको। प्लस हमने ये भी बताया कि कैसे गट हेल्थ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आपका गट सही नहीं है तो ये एक चीज़ बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो अगर ये सारी बातें आपको ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगती है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होगा आपके माइंड और गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द बुक पॉडकास्ट। आज हमारे बुक पॉडकास्ट में राम सर आ गए हैं। सबके चहीते राम सर, हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छे धूम मचा रहे। राम सर, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू आवर शो। ये थोड़ा अलग सा शो है लेकिन ये बुक रिलेटेड है, बट काइंड ऑफ बात है आई थिंक एक ही डायरेक्शन में जाने की, राइट? सो सर, पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये वाली बुक आपने क्यों चुना? मैंने आपसे पूछा था कि आप कोई भी बुक, आपको क्या लगता है कौन सी बुक पे हमें बात करना चाहिए, तो आपने ये माइंड गट कनेक्शन वाली बुक ही क्यों चुनी? इसके दो रीज़न हैं जिशन। बेसिकली पहली तो बात यह है कि मैं भी इन्हीं दोनों बीमारियों से परेशान था और मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों को ठीक करके अपनी लाइफ को बेहतर किया है। और फिर मैं जब 30 सालों से NLP पढ़ा रहा था तो कुछ लोगों के माइंड के सभी पैटर्न को मैं पूरी तरह से हील कर देता था, लेकिन वो बार बार उसी पैटर्न पर फिर लौट आते थे। अच्छा। और कई बार उनका डिप्रेशन या उनकी ऑटो इम्यून डिजीज़ या उनकी और दूसरी बीमारी एक बार फिर वहीं लौट आती थी और वो कहते थे सर माइंड में तो कोई एंग्जाइटी भी नहीं है, सारी हमने हटा ली, पेनफुल मेमोरी भी नहीं है। तो तब मुझे पढ़ना पड़ा कि आखिर हमारे इस ब्रेन के साथ कोई और ब्रेन भी इंक्लूडेड है क्या। तब देन आई केम टू नो कि हमारे बॉडी में एक और ब्रेन है जिसका नाम है सेकंड ब्रेन, जिसको हम गट ब्रेन कहते हैं। उसमें उनकी अपनी एक इम्यूनिटी है, उनके अपने न्यूरॉन हैं, उनकी अपनी सेल्स हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी पूरी की पूरी एक प्रोसेस है जिससे वो अपनी वर्ल्ड को चलाते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको पढ़ना शुरू किया पाया कि ये तो बेसिकली फर्स्ट ब्रेन होना चाहिए। कई बार मैं कहता हूँ ये तो इसका नाम तो फर्स्ट ब्रेन होना चाहिए, ये सेकंड ब्रेन तो ये होना चाहिए। वैसे एक थर्ड ब्रेन भी है हमारा अभी, चूँकि लोग पूछेंगे कि तीसरा ब्रेन भी होता है। हाँ, एक हार्ट ब्रेन भी होता है, जिन्हें यहाँ पर भी हमारे वही न्यूरॉन है जो माइंड में होते हैं। अच्छा। तो जब मैंने इस सब चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया तो तब मुझे ये किताब मिली जिसका नाम माइंड एंड गट कनेक्शन है। और यहाँ से मुझे कुछ ब्रेक थ्रू मिले जो हर आदमी को जानने चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, नॉन मेडिकल है। अदरवाइज़ आप बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करते रहेंगे और जबकि वो बीमारी 5 पैसे में ठीक हो सकती है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, गट हेल्थ। ये जो माइंड और गट, माइंड की तो आजकल लोग चलो इंपॉर्टेंस कर रहे हैं कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, बट गट की इंपॉर्टेंस नहीं करता है। और ये गट की लापरवाही करने के, जैसे गट पे ना ध्यान देने के, जैसे क्या क्या करेंटली प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं, आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? देखिए, पहली तो बात लोगों को यही नहीं पता कि गट क्या है गट, और इसका हिंदी अनुवाद भी शायद मुझे भी नहीं अभी एकदम से मैं कह सकता हूँ। तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि भाई उनका पेट खराब है तो ये चूर्ण खा लो और ये शरबत पी लो, ये लेग्जेटिव ले लो, ये परगेटिव ले लो और पेट ठीक हो जाएगा। और वो पेट सफ़ा करना यानी कि ये सोचते हैं कि पेट की क्लिनजिंग करने के बाद हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी बेसिक नहीं पता और वो अपने गट का सत्यानाश कर लेते हैं। और गट के साथ खेलने का मतलब है कि आप अपने माइंड से भी ज़्यादा खतरनाक ऑर्गन के साथ खेल रहे हैं। कभी भी आप कैजुअल ना हो। तो पहली तो चीज़ है कि लोगों को गट का नहीं पता, पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, गट में कौन कौन सी बीमारी हैं हमारे डॉक्टर्स बताना भी चाहें तो उनके पास समय नहीं है बताने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा वो बताना नहीं चाहते। हमारे पास एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सब मालूम है, बट उनके पास इतना समय कहाँ है। एक पर्चा लिखकर उनके पास भीड़ रहती है, बहुत पेशेंट्स हैं। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि आपको 2 चीज़ें जाननी होंगी। नंबर 1, आपका गट क्या होता है। नंबर 2, इस गट में कौन कौन से इश्यूज आते हैं और वो कैसे ठीक हो सकते हैं। और अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो आप कितनी बीमारियों को इन्वाइट ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट। तो पहली चीज़ है कि हमें गट समझना होगा। राइट। हमारा मुंह से शुरू होता है, गट समझ लीजिएगा। अच्छा। जहाँ से हम खाने को लेते हैं, चबाते हैं। उसके बाद हमारी, आप कह सकते हैं कि भोजन नली है, ठीक है ना, जिसको आप इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद हमारा पेट है जिसको स्टमक कहते हैं, जहाँ पर जो हम खाना खाते हैं वो जाता है और वहाँ पर उसमें एसिड मिलता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद शुरू होता है अगला पार्ट गट का, वो पार्ट है छोटी आंत।
वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लोग अधिकांश, हमारे देश के अधिकांश लोग, मैं कह सकता हूँ कि 99% लोग वहाँ पर 2 बीमारियों के शिकार हो चुके हैं जिनका पता नहीं है। जो सिम्टम्स आप देखेंगे कि गड़बड़ हो चुकी है। उसके बाद बड़ी आंत है, वह सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड पार्ट है हमारी मेडिकल साइंस में, जबकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए जीवनदायिनी वाइटामिन्स बनती हैं और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा गट है, यानी कि जहाँ तक आप खा रहे हैं और जहाँ तक आप निष्कासन यानी कि एलिमिनेट कर रहे हैं अपने स्टूल को, ये पूरा पार्ट, इसको हम गट कहते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो आती है, जो लोगों को समझनी चाहिए, वो पहली प्रॉब्लम आती है कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो आपके पेट में जाता है, और पेट में वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, चर्निंग होती है, उसकी चक्की चलती है, समझ लीजिएगा आम लैंग्वेज में, और वहाँ पर उसके साथ एसिड की बरसात होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और आपने क्या क्या खाया, कितनी प्रोटीन खाई, कितना आपने फैट खाया, कितना आपने कार्ब खाया, इस सब को कैलकुलेट करता है आपका माइंड और गट, जो स्टमक की जो कनेक्शन है वैगस नर्व से जुड़ा है। यानी कि पेट बताएगा कि मेरे अंदर मुझे ये अब तक ये चीज़ें मिल चुकी हैं, वहाँ सेंसर लगे हुए हैं। जैसे एक मच्छर यहाँ काट लेता तो एकदम हमारा हाथ चला जाता है, तो वहाँ सेंसर लगे हुए हैं। यहाँ पर गड़बड़ ये होगी कि अगर आप माइंड से, और सेंसर का नाम ये है वैगस नर्व, यानी कि नर्वस सिस्टम से, हम पूरी बॉडी में हमारी नर्वस सिस्टम है, लेकिन वैगस नर्व मेन है। तो पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जो खाना खाया है और उस खाने के सेंसर्स तो काम कर रहे थे, पर आपकी हो सके वैगस नर्व काम ना कर रही हो। और आपके माइंड को यही नहीं पता है कि खाना कितना खाया और उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट थे, क्या क्या आप कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट था, फैट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा कितना HCl निकाल रहा है। तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आ जाते हैं। कुछ का एसिड बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो वो कहता है मैं तो एसिडिटी का पेशेंट हूँ, एसिडिटी होता है, और वो कहते हैं जी एसिडिटी में हम एसिड ब्लॉकिंग ड्रग्स लेते हैं जो बहुत खतरनाक हैं। अच्छा। वो कभी मतलब बहुत ही सुलझे हुए डॉक्टर्स के साथ ही उनके साथ मशवरा करके लेनी चाहिए। अच्छा। बल्कि हम उसको ऐसे ही लेने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है जीशन, वो ये आती है, जब मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे पास करीब करीब ऐसी 10 से 12 किताबें हैं और करीब करीब 15,000 पेपर्स के, आप कह सकते हैं कि मेरे मेडिकल नोट्स मैंने इकट्ठे किए थे, जो पिछले 4 सालों में मैंने गो थ्रू किया। सबको तो मैं नहीं समझ पाया हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, वो डॉक्टर्स की लैंग्वेज में है उन्हीं को, लेकिन जितना लेमैन लैंग्वेज में समझा जा सकता है उतना बता रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, उसकी मात्रा कम है, उसकी क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जितना खाना है, मान लेते खाने में प्रोटीन आप खा रहे हैं, ज़रूरी है, और कई बार आपको कहा जाता है खूब प्रोटीन खाओ, प्रोटीन आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, ज़रूरी भी है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा खा ली और अगर एसिड कम है, तो आपका प्रोटीन अनडाइजेस्टेड ये पेट आगे धकेल देगा और वो आपकी छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। पहली बीमारी यहाँ पर हो जाएगी कि अब आपकी जो प्रोटीन छोटी आंत में गई है वो फंगस बन जाएगी, फुई बन जाएगी, जिसको आप फंगल इन्फेक्शन कहते हैं आंतों का। इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ओवर ग्रोथ कहते हैं। यानी कि आपकी आंतों में फंगस लग चुकी है, फुई लग चुकी है। और किसी भी चीज़ में, घर में भी अगर किसी अचार में, किसी सब्जी में फुई लग जाती है तो आप एकदम से फेंकते हैं उसको, यानी कि उसको टच भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो पॉइजनस हो जाती है। राइट, ठीक है ना। ये पहली बीमारी है लोगों को, ये अधिकांश लोगों को हो गई है। और जब ये फंगल इन्फेक्शन होगा तो ये सिर्फ आपके आंतों में ही नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आंतों से ये ट्रेवल करके आपके ब्लड में पहुंच जाएगा और कई बार आपके स्किन में पहुंच जाएगा। तो कई बार आप देखेंगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और ज़िंदगी भर के लिए एंटी फंगल क्रीम आप लगाते जा रहे हैं। स्किन पर भी है, और लेडीज़ को कई बार UTI का जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बड़ा कॉमन हो जाता है। कई बार आप लोगों को भी आर्म पिट में, ग्रोइन या जो आपकी थाई एरिया है वहाँ पर बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन मिलता है। अच्छा, वो भी गट से कनेक्टेड है? याद रखिएगा वो गट से है। अच्छा। कई बार आप देखेंगे कि बालों में आपके बहुत सारा जा ही नहीं रहा है डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन है। हाँ। ठीक है ना। तो ये पहली बीमारी लेते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जी मैंने एक चूर्ण खाया था। ठीक है ना। पहली तो बात यह है कि जैसे ही आपका HCl कम होगा तो आप पहचान सकते हैं। आपको हमेशा ब्लोटिंग रहेगी, कभी कॉन्स्टिपेशन आएगा तो कभी आपको डायरिया रहेगा, गैस जैसा, खूब गैस बनेगी, खाने के बाद खूब गैस बनेगी, क्योंकि आप
लो HCl निकल रहा है आपके स्टमक में। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि रेक्टल इचिंग रहेगी, बार बार आपको ऐसा मन करेगा खुजली करने को, यानी कि स्क्रैच करने को रेक्टल एरिया को, तो एम्ब्रेसिंग रहेगा ये आपके। और इसके अलावा जो लेडीज़ में बाल गिरने शुरू हो जाएंगे समय से पहले, जो हेयर फॉल है वो लो HCl की वजह से, स्पेशली इन लेडीज़। अच्छा, ये मर्दों में भी होता है? ये मर्दों में दूसरी तरह से होगा, जब मैं अभी आगे बताऊंगा। ओके ओके। लेकिन ये HCl में सबसे पहले लेडीज़ का दिखाई देगा, नाखून क्रैक होने शुरू हो जाएंगे, और कई बार स्किन ऐसी होगी कि हल्का ऐसा करा तो ऐसा लगेगा मानो यहाँ पर आपने कोई कांटा चलाया हो, जो वाइट लाइन आ जाती है। हाँ, मतलब ब्रूजेज आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम इससे भी खतरनाक है। अच्छा, वो ये है कि जीशान, हमारे बड़ी आंत में समझ लीजिएगा 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली 100 ट्रिलियन। राइट। मैंने ना ये चीज़ सुना था, ये वो कोई तो एक साइंटिस्ट है ना जिन्होंने प्लूटो को निकाल दिया सोलर सिस्टम से, उनका नाम भूल गया मैं। उन्होंने ये बोला था कि हमारे सिर्फ एक नीचे के लेयर में इतने बैक्टीरियाज है जितना पूरे ह्यूमन पैदा हुआ आज से, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने ह्यूमंस पैदा हुए उससे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे गट के एक लेयर में है। ऐसा सही है? इनका वेट भी 1.5 किलो के करीब है। अगर आपके गट बैक्टीरिया जो फ्रेंडली हैं, हाँ, जो म्यूकस के रूप में पड़े हुए हैं और रोजाना जो बढ़ते हैं, हाँ, और अपना काम करके निकल जाते हैं, और याद रखिएगा वो 100 ट्रिलियन है, और आपकी जो बॉडी की सेल हैं वही 60 ट्रिलियन है, यानी कि 1.5 गुना 2 गुना के करीब हमारे बैक्टीरिया हैं, और ये हमारी अपनी मदर से मिलते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, जितने भी डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बहुत ही डिवाइन होती है। अच्छा, जब हाँ बच्चा बाहर आता है तो जो वेजाइनल स्वाब होता है या वहाँ पर बैक्टीरिया होता है, उस बच्चे की स्किन पर लगता है, उसके नाक आँख पर लगता है, और वहाँ से वो अपनी कॉलोनी बसाते हैं। और एक वायदा होता है आदमी के और इन बैक्टीरिया के बीच में, अच्छा, कि हम आपको जगह देंगे, आप हमें जीवन दो, इनके बगैर हमारा जीवन नहीं है। अच्छा, और ये 100 ट्रिलियन होने चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। अच्छा, जो बैक्टीरिया हमारे फादर के टाइम, दादा के टाइम में थे उनके पेट में, वो अब नहीं हैं या उतने नहीं हैं। यहाँ 2 प्रॉब्लम आ गई है इस किताब के अनुसार। पहली प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारी जो स्पीसीज़ थी, जितनी प्रजाति थी, वो ख़त्म होने लग रही हैं। हमारी स्किन पर मिलाकर जो बैक्टीरिया की स्पीसीज़ है, और पेट में वो करीब करीब 10,000 स्पीसीज़ लिखते हैं कुछ किताबें। अच्छा, और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि ये 2000 से कम स्पीसीज़ रह चुके हैं, यानी कि 8000 स्पीसीज़ हम अच्छी खो चुके हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए, उनकी पॉपुलेशन भी घट रही है, क्योंकि हम उनको न तो जानते हैं और ना ही हम उनके लिए खाना खाते हैं। हम अपनी जीभ के लिए खाना खाते हैं, उनके लिए नहीं खाते, तो वो भूखे मर रहे हैं। अरे बाप रे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो लोगों को समझना चाहिए, हम इंडियंस को सबको ये प्रॉब्लम है, करीब करीब इवन बच्चों को हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को, और बच्चों का मूड ऐसे ही ख़राब नहीं होता। याद रखिएगा, जब ये बैक्टीरिया या तो कमज़ोर हो जाते हैं या ये इनकी स्पीसीज़ कम हो जाती हैं, तो मैं ये भी बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? पहली प्रॉब्लम आएगी कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो ब्रेन को चलाने में या सोच करने में, सोचने में या किसी डिसीजन को लेने में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। सीरोटोनिन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीटोसिन होता है, डोपामिन होता है। याद रखिएगा, इन न्यूरोट्रांसमीटर को सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरिया बनाते हैं। अच्छा, अगर ये बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर को नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम आएंगे। उनमें से ये नींद ना आना पहला है, और नींद अगर रात को टूट गई तो फिर आती नहीं है। अगर ये किसी को भी प्रॉब्लम है, समझ लीजिए आपने न्यूरोट्रांसमीटर बर्बाद कर दिए हैं, और डॉक्टर साहब आपको न्यूरोट्रांसमीटर बाहर से देंगे, वह समाधान नहीं है। ओके, आपके अंदर आप बनाने की आपके पास बैक्टीरिया, पर आप उनके बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया सिर्फ 10 साल या 12 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप कोई भी बढ़िया डिसीजन नहीं ले पाएंगे। छोटी सी बात पर भी आप ऐसा लगेगा कि ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, आपका मूड बेहद बुरी तरह से स्विंग होगा। अभी पल भर में, अभी आप ड्रामा कर रहे थे, पल भर में आप गले लगाएंगे किसी को, फिर ड्रामा करने लगेंगे, क्योंकि आपका माइंड डिसओरिएंटेड हो चुका है। और इसके बहुत सारे इसके और भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपके बैक्टीरिया नहीं है तो आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं बनेंगे। आप कई बार कहते हैं कि बी कॉम्प्लेक्सेस, B12 कौन बनाता है बॉडी में? याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया बनाते हैं। अच्छा, जो आप डाइटरी फाइबर जिसके बारे में बताऊंगा, जो इनका भोजन है, ये आपके सारे बी कॉम्प्लेक्सेस को खुद बनाते हैं, सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, और 95% आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं, आपके मोटापे को, आपकी डायबिटीज़ को, आपके मूड को, आपके इवन कैंसर सेल्स को,
एडजस्ट करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए जितनी हमें ज़रूरत है लेमैन लैंग्वेज में, जिस इम्यूनिटी की ज़रूरत है, सबको ये बनाते हैं। इवन ये आपकी वैल्यूज समझते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके साथ हमेशा मैसेज करते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है बड़ी आंत में, और ये अंधेरे में पड़े हुए हैं, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। जब इनकी पॉपुलेशन या इनकी स्पेसीज या इनकी पावर कम हो जाती है, मतलब इनको आप खाना नहीं दे रहे और ये उस टाइम डोरमेंट स्थिति में आ गए, यानी कि इनएक्टिव हो गए, उस समय 20% बेकार के बैक्टीरिया भी, बैड बैक्टीरिया भी हमारी बड़ी आंत में होते हैं। अच्छा। जिनको ये हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, ये पुलिस है अच्छा। उनके लिए। तो वो जो बैड बैक्टीरिया हैं वो वहाँ से ट्रेवल करते हुए इनको हराकर ऊपर की तरफ आने लगते हैं, और वो 21 फीट ट्रेवल करते हैं, यानी कि 3 मंजिला मकान के बराबर ट्रेवल करते हुए छोटी आंत में आ जाते हैं, जहाँ से वो बिलोंग नहीं करते। अच्छा। और जैसे ही वो अपनी कॉलोनी को, बैड बैक्टीरिया आपकी छोटी आंत में पूरी अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और ये बैड बैक्टीरिया आपको एक ही बात कहते हैं, ओए चल फटाफट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा। और आप पास्ता मंगाते हैं, आप बर्गर मंगाते हैं, आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं, आप बियर मंगाते हैं, बियर के साथ आप दूसरे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और फिर ये कहता है इसके बाद ज़रा मीठा खा, और आप कहते हैं मुझे मीठे की क्रेविंग है। याद रखिएगा, ये बैड बैक्टीरिया आपके साथ मीठे का संबंध रखते हैं, और ये आपसे शुगर मांगते हैं और अपनी कॉलोनी को बसा लेते हैं। और यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आपका कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनकी सबसे बड़ी नुकसान ये होता है, जो खतरे की चीज़ है, जो सबको पता होना चाहिए। अगर आपको सीबो हो चुका है, सीबो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी कि जो बैड बैक्टीरिया आपकी बड़ी आंत से ट्रेवल करके छोटी आंत में आ गए हैं। ये तो मुझे लग रहा है बहुत सबको, ऑलमोस्ट सबको होने लग गया आज के टाइम पे। ऑलमोस्ट सभी को क्योंकि हमने अपने गुड बैक्टीरिया के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जिशान, जिसको आपको समझना होगा, हर एक हमारे व्यूअर को समझना होगा पॉजिटिवली। और ये सब लिखा हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। एमडी डॉक्टर की बुक है वो। ये डॉक्टर की बुक है, और ऐसी 5-7 किताबों के मैं नाम अभी भी गिनवा सकता हूँ। सुपर गट है, द गट है, माइंड एंड गट कनेक्शन आपके पास है ही, रिसेट फैक्टर है, ठीक है ना, 110% ह्यूमन है, बाकी आप 10% ही ह्यूमन है, 90% कोई और है, ठीक है ना। और ऐसी कई किताबें और भी हैं। ये इंटरेस्टिंग किताब है, एक एक करके कभी हम टाइम मिले तो एक एक करके सब बातें करें। आज ज़्यादा इसके ऊपर ही फोकस करते सर, मैं तो बोलता हूँ। राइट। क्योंकि आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताया, मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट मुझे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हुई है, कहीं ना कभी होते रहती है। और ये सभी तो मोटा मोटा देखा जाए तो आई थिंक मैक्सिमम प्रॉब्लम्स गट के थ्रू ही हो रही है। तो हमें गट को सही करना एक सही चीज़ होगी, राइट? हाँ, लेकिन उसमें सबसे पहले एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि सीबो का एक बहुत बड़ा खतरा जो है, उससे हमें बचना होगा। क्या है खतरा? सीबो का मतलब यह है कि जो बैड बैक्टीरिया हैं उनकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो मर जाते हैं। जो मरने के बाद वो अपना एक प्रोडक्ट छोड़ते हैं, डेड बॉडी का, सेल का एक पार्ट छोड़ते हैं, उसे LPS कहा जाता है। LPS पूरी फॉर्म है लाइपो पॉलीसैकेराइड। तो ये आम आदमी को इसका लेना देना नहीं। इसकी एक खास बात होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है। अच्छा। इसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। इसकी खास बात इवन ये भी है कि अगर इसे उबाल भी लेना आप, 4-5 सीटी लगा लें आप कुकर में, तो भी नहीं मरता ये। अच्छा। ये गड़बड़ क्या करता है कि ये आपकी आंतों को क्रॉस करके, लाइनिंग को क्रॉस करके, झिल्ली को क्रॉस करके आपके ब्लड में आ जाता है। अच्छा। और ब्लड में आकर अब आपके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल्स, वो इसे पहचान रहा है, और कब तक इसको मारे तो आपको स्किन रैशेज होने ही होने हैं। हाँ। कई बार आप देखेंगे कि स्किन खराब हो रही है बहुत तेज़ से, तो आप कहते हैं सर मुझे तो सनस्क्रीन तो नहीं हो रही है, मैं तो सनस्क्रीन क्रीम लगाता हूँ, ठीक है ना। आपको चूँकि इम्यूनिटी अब कंप्रोमाइज्ड होगी, तो जब भी हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है तो डॉक्टर्स की किताब पढ़िएगा, उसमें हमारी इम्यूनिटी 3 तरह से रिएक्ट करेगी जब भी उसको टॉक्सिन्स मिलेंगे। पहले वो मारेगी, कब तक मारेगी? वो नेचुरली वो भी बर्नड आउट होएगी। कितनी बार मारेगी? जब लगातार वो आ रहे हैं, तो वो या तो पूरी तरह से सप्रेस कर देती है। सप्रेस कर देगी तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे,
और ये बैक्टीरिया ये अपने आप में टॉक्सिन है, प्लस आपको दूसरी बीमारी होगी जो बड़ी ख़तरनाक होती है, या फिर आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट करेगी, और रिएक्शन में एलर्जी होती है और ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब अब आपका थायराइड भी ख़राब हो सकता है, आपकी स्किन सोराइसिस हो सकती है, आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी अब रिएक्टिव होकर कंफ्यूज हो गई है और आपने अपनी ही होस्ट सेल को मारने लगती है। इसलिए ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आपने बताया मतलब मूड स्विंग्स भी होते हैं जो कि आजकल मतलब मुझे बहुत कॉमन हो गया। आपने एक और एग्जांपल दिया था ना, कभी सडनली गुस्सा आ रहा है, सडनली प्यार आ रहा है। और मैं तो सोच रहा था मतलब ये सारी चीज़ों की जब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन ही है, बट वो एक फैक्टर आई थिंक कहीं ना कहीं हो गई। आप उसके बारे में बताना। बट उसके साथ साथ मेन गट में भी ज़्यादा प्रॉब्लम, मेन जो हम खान पीन हमारा हो रहा है, खाना पीना, ये सबसे बड़ा इसका कॉज क्या है? मतलब जो बैड गट हो रहा है उसका कॉज सिर्फ खाना ही है या और भी चीज़ें हैं? इसके 3 कारण बताए हैं इन्होंने हाँ इस किताब में, जो मैंने इसको कोर जब इसको पूरे नोट्स बनाए, और करीब 4-5 साल से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा। गट के ऊपर भी, और माइंड के साथ तो मेरा 30 साल का रिश्ता है। अच्छा। और गट के साथ मैंने गट को तो अपने ठीक तभी भी करना शुरू किया था, लेकिन पब्लिकली मैंने अब इसके ऊपर बोलना शुरू किया कि भाई बात अकेले माइंड से नहीं बनेगी, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चाहिए तो गट फीलिंग आपको चाहिए ही चाहिए, और गट खराब हो रहा है तो गट को हमने 3 तरह से खराब किया हुआ है। इससे पहले एक बार आप ना बता भी देना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बता दीजिए ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए गट का कितना सही होना ज़रूरी है। तो अभी बताऊं कि बाद में? ठीक है, अब जैसा सबसे सही लगे। चलिए। हाँ। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि गट क्यों हमारा खराब हो रहा है। पहली चीज़ तो है हमारा जो बच्चों का बर्थ हो रहा है ना, अब ये एक फैशन सा बन गया है कि हर बच्चा सिजेरियन हो रहा है। जब बच्चा सिजेरियन होता है तो उसके मदर के जो वेजाइनल जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो नहीं मिल रहे हैं। एक सुपर गट नाम की बुक है, इसके बाद आई है, वो एक डॉक्टर ने लिखी है, लेडी डॉक्टर ने, कभी भी पढ़ लीजिएगा। नाम चूँकि वो लंबे से होते हैं और इंग्लिश नाम कई बार याद नहीं होते। सुपर गट ईजी है। हाँ। तो उस लेडी डॉक्टर ने लिखा है कि उनकी पहली बेटी सिजेरियन हुई, और उनकी बच्ची को जब वो बड़े हुए तो बहुत सारे इशू थे, बिहेवियर के थे, ADHD हो गया, एक तरह से उनका बिहेवियर स्विंग हो रहा था, उनका वेट भी ऊपर नीचे हो रहा था, और मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चा इज़ नॉट ओके। तो जब पाया गया कि उसके जो बैक्टीरिया हैं गट के वो डेवलप ही नहीं हुए। अच्छा। क्योंकि वो सिजेरियन था, और सिजेरियन में ये होता है कि जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ के जो बेकार के बैक्टीरिया हैं वो तो एंटर कर गए, लेकिन गुड बैक्टीरिया नहीं करे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर स्टडी किया, और फिर अगली बार उन्होंने दूसरी बच्ची को जन्म दिया तो वो भी सिजेरियन ही होना था, पर इस बार उसने डॉक्टर से कहा कि वो एक पूरी तरह से एक कॉटन का स्वैब लेकर उसकी वेजाइनल जितना भी मैटर था, स्वैब था, उसको लेकर उस बच्चे को स्किन पर लगाएं, मुंह पर लगाएं, आँखों पर लगाएं, नाक पर लगाएं, पूरी स्किन पर लगाएं। और ऐसा ही किया, और जब ऐसा किया तो उस बच्चे को वो बैक्टीरिया जो मदर बैक्टीरिया थे डेवलप हुए, और वो पूरी तरह से बच्ची ठीक होगी। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, 1950 की बात के आसपास द गट नाम की बुक में तो इवन एडवर्टीजमेंट भी दिखाया गया है। हाँ। 1950s के आसपास एक बीमारी है हमारे पास, एक गट में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है सी डिफिसिल। अच्छा। C.difficile DEFICILE। ये बहुत खतरनाक होता है, कई बार जानलेवा हो जाता है। अच्छा। इसका जो ये पेचिश लगाता है, ये डायरिया करता है। अच्छा। और ये इतना चालाक भी होता है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक दे लें तो ये अपनी शक्ल बदल कर छुप जाएगा। अच्छा। और उस एंटीबायोटिक से ही अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। और ये अपनी शक्ल रहता है। हाँ। तो बेसिकली ये इतना जानलेवा हो रहा था कि इसका क्या किया जाए। डू यू नो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ ये था कि उसकी बड़ी आंतों में जहाँ पर ये बसता है फटाफट अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। समझ गए मेरी बात? तो पता है क्या किया गया? आप चौंक जाएंगे। उन्होंने हेल्दी लोगों के स्टूल को लिया और उसे प्लांट किया एनिमा के द्वारा। अच्छा। ठीक है ना। एंड डू यू नो व्हाट वाज द सक्सेस रेट ऑफ दैट ट्रीटमेंट? 96%। 96%, यानी कि 100% के आसपास। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद ये थेरेपी रोक दी गई। रीज़न ये था कि पता नहीं रीज़न क्या था कि लोग तो ठीक हो रहे थे, वैसे नहीं रुकना चाहिए था। मैं अभी एक डॉक्टर को सुन रहा था, इंडियन डॉक्टर हैं, शायद अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छा गट के ऊपर बोलते हैं। तो उन्होंने भी लिखा है कि उनके पास एक
32-33 किलो की एक लेडी आई, तो उन्होंने स्टूल ट्रांसप्लांट किया। इसमें उसका नाम है एफएमटी। एफएमटी का मतलब है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, यानी कि स्टूल ट्रांसप्लांट। अच्छा, एंड इट कैन चेंज योर कंप्लीट लाइफ। तो वो गुड बैक्टीरिया वहाँ से जाते हैं, वहाँ ऐसा? से गुड बैक्टीरिया प्लांट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बताता हूँ मैं आपको। हाँ, मैं ये पूछना रहा था कि गट का रोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कितना है, क्योंकि हाँ, अभी सवाल वहाँ पे भी रह गया था कि ये खराब क्यों होता है। हाँ हाँ हाँ, तो पहली चीज़ है हमारा माइंड। हमारा माइंड अगर पूरी तरह से ठीक नहीं है, पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है। इस किताब में एक पेज नंबर 109 पर पढ़िएगा। एक पेज नंबर 109 पर ये लिखा है कि जिन लोगों का गट सीवियरली ख़राब है, IBS हो चुका है और वो गट ठीक नहीं हो रहा, तो उनके 18 साल से पहले की मेमोरीज में जाइए एंड यू विल फाइंड सम ट्रोमाज और सम पेनफुल मेमोरीज और सम इनसिक्योरिटी, या कोई वहाँ पर अनवांटेड पास्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, और इसके लिए इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है। यानी कि पहली चीज़ है कि हमें माइंड से पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हमारी वेगस नर्व के द्वारा हमारी आंतों में सेंसर होते हैं। उन सेंसर का नाम होता है EEC। EEC की पूरी फॉर्म है एंटेरो एंडोक्रीन सेल। यानी कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो मेरी आंतों में जाएगी, और आंतों में वो इमीडिएटली किसके साथ बात करते हैं, एंड इन बैक्टीरियाज के साथ। तो अगर आपका माइंड ख़राब है और आप माइंड की टेक्निक नहीं ले रहे हैं, माइंड को रिलीफ नहीं दे रहे हैं पेनफुल मेमोरी से, एंग्जाइटी से, डिप्रेसिंग थॉट से, अनवांटेड कंसिस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग से, तो आपका गट खराब होना ही होना है। पहली चीज़ है। दूसरा यह है कि आपने गट बैक्टीरिया के लिए कोई भोजन नहीं किया, और आप जितना भी भोजन कर रहे हैं आपको ये नहीं पता ये आपको खाना चाहिए था, नहीं चाहिए था। ठीक है ना, आप अनवांटेड जंक फूड खा रहे हैं, आपके पास डाइटरी फाइबर नहीं है जो चाहिए आपको, उसकी जानकारी आपको नहीं दी जा रही। कितना खाना चाहिए था ये नहीं पता। ठीक है ना, आप जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं उनमें से 90% चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं। पार्टी फूड है वो, इट्स नॉट ए फूड फॉर यू, इट इज ए पार्टी फूड फॉर जो यू। चल रहा है वो फूड लुकिंग स्टफ है, यानी कि भोजन जैसा दिखता है भोजन है नहीं। अच्छा, ठीक है ना। और तीसरा है कि अगर ये भी आपने ठीक कर लिया, खाना भी बहुत सारे आप लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार मैं तो 6 साल से बिल्कुल वेजिटेबल खाता हूँ, खिचड़ी खा रहा हूँ, मेरा पेट कर क्यों खराब है। और मैंने तो भाई साहब माइंड के, मैं तो महीने में 30 के 30 दिन मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैंने चिंता नहीं कर दी, फिर मेरा गट क्यों खराब है। भैया इसलिए हो गया कि इस बीच में जो आपके करंट वायर था, जिसको आप वेगस नर्व कह रहे हैं, वो इस बीच में ख़राब हो गई थी, ओवरबर्न्ट हो गई थी, ओवरबर्डनड हो गई थी। तो आप अगर गट को ठीक करना, अगर लाइफ को ठीक करना चाहते हैं तो तीनों को ठीक करना होगा। रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे पास एक वर्ड आता है। एक मिनट ना सर, पहले ना उसको कंक्लूड कर देते हैं। हाँ, वो आपने 3 कॉजेज बताए थे ना, जो सबसे 3 बड़े कॉज थे। एक तो वो प्रेगनेंसी का आपने बताया, सीज़ेरियन, ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर बाकी बचे 2 कौन सी चीज़ें थी जिसके जैसे मेन कॉज हो रहा है गट का प्रॉब्लम? पहली तो बात, आपके पास बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, पहला कॉज। ठीक है ना। दूसरा, उस बैक्टीरिया को आप फीड ही नहीं कर रहे हैं, अच्छी खाना चीज़ नहीं है। दे रहे हैं। हाँ, ओके। तीसरा, आप खाना दे रहे हैं तो गलत खाना दे रहे हैं। उसके बाद आपके माइंड से जो थॉट हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं कन्वर्सेशन में, यानी कि रिएक्शन में बैक्टीरिया की। आपके बैक्टीरिया हमेशा आपके थॉट को फॉलो करते हैं, ओके। और आपके बैक्टीरिया का जो उस समय माहौल है, मूड है, वो इमीडिएटली आपके ब्रेन को चला जाता है, और आपका ब्रेन कई बार इसलिए परेशान रहते हैं आप दिमाग से, क्योंकि आपका गट खराब है। हाँ, आप यू डोंट फील गुड व्हेन योर गट इज बैड। ये तो है, मैंने खुद ठीक है ना। नोटिस और कई बार लोग कहते हैं सर टक्कर मार रही है गैस मेरे दिमाग में। किया। ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका गट खराब है, और माइंड भी बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है, पर आपकी जो वेगस नर्व है वो इनएक्टिव हो चुकी है, उसकी टोन खराब हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे मेन प्रॉब्लम्स है जिसके जैसे बाकी बीमारियां बन रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग भी ये सब चीज़ के जैसे होता है। ओवर थिंकिंग भी वही है, बिल्कुल। क्योंकि कई सारे लोग मुझसे, आजकल मैं कल भी लाइव कर रहा था, अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था ना, तो बहुत सारे लोग हैं ना ओवर थिंकिंग रहते हैं और हड़बड़ाई में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको
एक एंशियसनेस रहती है बहुत ज़्यादा, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और वो स्टेबल नहीं लगता है मुझे, मतलब। और काइंड ऑफ ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है अपने साथ। अभी एक मैसेज मुझे आया पड़ा है, हाँ हाँ उसका यही कहना है कि सर मैं कोई भी आदमी 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात कंक्लूड नहीं करता तो मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। हाँ, ये ठीक भी है ना, है। और मुझे बताइए मैं क्या करूँ। और मैं कह रहा हूँ कि भैया तेरे तो 2 चीज़ें खराब हुई पड़ी। नंबर 1, दिमाग में एंग्जाइटी है, और आपका जो कामिंग का के लिए, आपको शांत रहने के लिए जितने न्यूरोट्रांसमीटर आपको चाहिए थे वो गट बना नहीं रहा है। अच्छा। सिंपल। यानी कि अब आपको माइंड पे भी काम करना होगा और अपने गट पर भी काम करना होगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर कोई 4 गोली बता दो, शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, फिर आप रह नहीं दो। ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, कई बार लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, फिर मैं कहता हूँ कि एक बीमारी अगर इन दोनों से जो लिखी हुई है किताबों में एक अगर हो गई ना, तो सिर्फ समय समय है आपके पास, क्योंकि फिर आप किसी मतलब के नहीं है। आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो जाएगा, आप 1 मिनट में आप थकने लगेंगे। अभी मैसेज दिखा सकता हूँ, बेंगलोर से अभी एक आदमी का आया मेरी पॉडकास्ट देख के कि सर मुझे इतनी थकान हो जाती है सुबह से ही कि मैं तो उठ भी नहीं सकता। इसे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, फटीग है। सिंपली मैं कह सकता हूँ कि आपके माइंड गट की प्रॉब्लम है। गट में आपके बैक्टीरिया नहीं है और माइंड में आपके पास पॉजिटिव थॉट नहीं है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात है। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपने एक चीज़ बोली थी पॉडकास्ट से पहले, हम जब बात कर रहे थे, आपने बोला ना अट्रैक्ट करने के लिए माइंड, ये वो वाली चीज़ बताएंगे आप वापस से कि गट कितना बड़ा रोल प्ले करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करने के लिए? देखिए, हम लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए। जब आप एक बार बताइएगा कि आप कभी भी, मैं क्या, कोई भी इंसान आधी बॉडी यानी कि मैं आधा कटा हुआ हूँ तो क्या मैं चल सकता हूँ? नहीं, डेथ हो जाएगी ना। राइट। तो जब आप किसी भी चीज़ को ऑप्टिमम लेवल पर पाना चाहते हैं तो आप भी तो ऑप्टिमम होने चाहिए ना, आप अधूरे नहीं होने चाहिए। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन किन चीज़ों से आप ले सकते हैं। पहली चीज़ है कि आपके माइंड में खूबसूरत इमेज होनी चाहिए उन गोल्स के जिनको आप चाहते हैं, और उन इमेजेस को आप कई बार विजुअलाइज करें एक सही तरीके से। उसका एक तरीका है जो हम बताते हैं लोगों को, और उस विजुअलाइजेशन को जब हम माइंड में स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अचानक उस आइडिया को पकड़ता है और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देता है। हमें वो चीज़ सुनाई देती है जो उस गोल को पूरा करेंगी, हमें वो चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है जो उस गोल को पूरा करेंगी। इसे यूनिवर्सल लॉ में सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। कि यार मैं तो इसे याद कर रहा था, देखो इसका फ़ोन आ गया, और यार इसका कैसे आ गया। ये बिल्कुल है। लेकिन याद रखिएगा, इतना से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि जब आपके पास कोई भी विजुअल्स हैं, मान लेते हैं मैं कहता हूँ कि मुझे एक अच्छा मकान चाहिए, तो ये मकान सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स और ऑडियो में ना पड़ा हो, बल्कि इसकी एक डीप इमोशन भी पड़ी हो। तो इमोशन, याद रखिएगा, विजुअल से हमारी इमोशन आती है वेगस नर्व के द्वारा ही अपने हार्ट पर, और हार्ट उसकी इमोशन को लेकर अपने अंदर स्टोर करता है, जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हमारे ब्रेन हार्ट के अंदर पहले से गिल्ट भरी पड़ी है, अपराध बोध भरा पड़ा है, रिग्रेट भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, डर भरे पड़े हैं, रिवेंज भरा पड़ा है, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता ये भरा पड़ा है, सारी दुनिया बावली है ये भरा पड़ा है, तो आपके पास जगह कहाँ बची है जो इसकी खूबसूरत इमोशन यहाँ आए? क्योंकि यहाँ तो एंटीडोट पहले ही पड़ा अमृत का। अगर आपने यहाँ अमृत भेज भी दिया तो वो तो कीचड़ में मिलकर जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ ठीक हो गई, इसे हम हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। यह आने वाले वक्त का सबसे बड़ा मार्केट प्रोडक्ट बनेगा लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यानी कि आपका हार्ट पहले परमिशन दे कि ये विजुअल जो बने हैं मैं इसको तैयार हूँ लेने के लिए, एक्सेप्ट करता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है गट इंस्टिंक्ट। याद रखिएगा, जब आप माइंड और हार्ट से अपनी इमोशन और अपने विजुअल्स को बना लें तो अब आपके पास गट है, जहाँ पर आपके 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया 20 लाख जेनेटिक इम्प्रेशंस या एक्सप्रेशंस को एंजॉय करते हैं। और फिर ये आपके माइंड के साथ आपकी वैल्यू को लेते हैं कि आपको एक बड़ा घर चाहिए, ये ज़िंदगी चाहिए, ये उसको लेते हैं। और जहाँ पर भी आपकी नज़रों को लगा कि ये रही वो जगह, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अचानक आपके बैक्टीरिया आपको वापस भेजते हैं एक सिस्टम, दिस इज़ द थिंग, ये रहा वो डिसीजन। इसे हम गट इंस्टिंक्ट कहते हैं। लोगों ने ये मार रखी है क्योंकि बॉडी को हमने अब्यूज़ कर रखा बेकार के खाने से। सही है। और ये अगर मैसेज नहीं मिलेगा आपको, मैं बताऊं जीशान, आपकी बॉडी से जो नर्वस सिस्टम
वेगस नर्व जो मैसेज भेजती है वो 80% एंगेज रहती है, और जो माइंड से वो मैसेज भेजती है सिर्फ 20% एंगेज रहती है। अच्छा। इस किताब में तो 90 लिखा है। अच्छा। यानी कि एक एक सेल आपकी बॉडी में इस समय अगर एंग्जाइटी है, 10 साल पुराना डर है, 20 साल पुरानी एंग्जाइटी है कोई कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, इस एंग्जाइटी का एक एक मैसेज यहाँ पर जा रहा है वापसी में। अब यहाँ पर कह रहे जी मैं आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम कहते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इस थॉट को प्योर रखने के लिए आपको अपनी बॉडी को भी तो एंग्जाइटी फ्री करना होगा। आपकी बॉडी तो, आपकी सेल तो कंप्लीट स्टोर बन जाती है ना एंग्जाइटी का। आपके माइंड में एंग्जाइटी नहीं होती, माइंड में पिक्चर्स होती हैं। नाग देखा, बॉडी ने एकदम से रिएक्ट करा, पिक्चर यहाँ बनी नाग की, कोबरा की, और बॉडी ने रिएक्ट किया। लोगों को यही नहीं समझ आता, फीलिंग माइंड में नहीं होती, बॉडी में होती है। अच्छा। बॉडी फील करती है। आपको गुस्सा है तो हाथ हट गए, डर लगा तो हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है ना। तो दिमाग इतना उस्ताद है कि यहाँ पर एक पिक्चर बनेगी, वो एकदम से बॉडी को देता है भैया तू संभाल, और बॉडी सफ़र करती है। तो अगर आपकी बॉडी सफ़र कर रही है तो इंस्टिंक्ट कैसे देगी वो आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग जाएगा। राइट, सही चीज़ चूज ही नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये चीज़ समझनी होगी हम सब लोगों को। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस किताब में भी लिखा है और बाकी किताबों में भी मैंने एक चीज़ को सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बुखार आया है, और जैसे वो बुखार उतरता है अचानक आपकी बॉडी आपको मैसेज दे देती है, बुखार उतर गया चलो नहाते हैं। फिर एकदम से क्या करते हैं, चलो यार नहाने को मन कर रहा है, एनर्जी आती है थोड़ी सी, हैं यार अभी दूसरे कमरे में लेटे हो, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, चलो यार नीचे घूम के आते हैं, किचन में जाते हैं, यार कुछ चटपटा सा बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ, या चाट खिलवाओ आज तो। याद रखिएगा, द बॉडी इमीडिएटली टेल्स यू वॉट एवर इट थिंक्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज, अगर आप प्रॉपरली वेगस नर्व और अपने नर्वस सिस्टम के साथ बैठना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी में जिस तरह से एक कांटा चुभता है या एक मच्छर काट लेता है, और मच्छर ने यहाँ काटा, यहाँ से नर्वस सिस्टम माइंड को गया और माइंड ने वापस मुझे बता दिया और मेरे हाथ में ऐसे भी कर दिया, पढ़ते पढ़ते ऐसे भी कर दिया, और मच्छर मर भी जाता है। हो गया ना कमाल। कभी आपने सोचा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो बॉडी आपको दे रही है, और कैंसर अगर हो रहा है मेरी बॉडी में तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, हम सुनते नहीं हैं। हम कभी अपने गट के साथ नहीं बैठते। हमें कितना खाना है ये हमारा इमीडिएटली गट बताने को तैयार है। क्या खाना चाहिए आपको, अगर आप सिर्फ विजुअलाइज ही कर ले कि इस खाने को मेरी क्या फीलिंग आएगी, तो ही गट आपको बता देगा कि ये नहीं खाना था, खाने से पहले ही बता देगा। लेकिन क्या करें कि हमारी जीभ से हम कंट्रोल्ड हो गए हैं। ये कुछ एक सेल 60 ट्रिलियन सेल्स को बर्बाद कर रही है। राइट, और हम वही कई बार ये भी बोलते हैं ना, देखते देखते नहीं खाना चाहिए। आई थिंक ये भी एक इशू होगा कि बिल्कुल आपकी नर्वस सिस्टम कोई और एंगेज्ड है। हाँ। भाई आप अपने मैसेज के साथ तो जुड़े ही हुए नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं शेयर का मार्केट कितना हो गया, इधर खन्ना साहब का फ़ोन भी आ रहा है, उधर भी आपके दिमाग में और कुछ भी चल रहा है, इधर इन्फॉर्मेशन भी और उधर खाना भी आप खा रहे हैं। तो खुद सोचिए कि जो खाना खा रहे हैं वो बॉडी इन्फॉर्मेशन आपको देगी किसके थ्रू, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को, आप अपने पाइप को, आप अपने मैसेंजर पोस्टमैन को तो आपने बिजी कर दिया कहीं और। राइट, समझ गए मेरी बात। राइट, इसीलिए तो लोग मोटे हो जाते हैं कि वो बेसिकली गट में उतना चला गया जितनी जरूरत थी आपको, पर उसका मैसेज ब्रेन को नहीं जा रहा क्योंकि आप कहीं और बिजी हैं। राइट, इसलिए बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग करना इसलिए माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। हाँ, माइंडफुल ईटिंग अगर आपने करनी शुरू कर दी तो आप ऑटोमेटिकली पतले हो जाएंगे। आप नेचुरल वेट आ जाएगा, मतलब पतले का जो भी आपका जेनेटिक लेवल पर ये तो होना चाहिए। ये एक आदत, और आदत बन जाती है कई बार वाली। अच्छा, अगर ऐसी आदतें हो गई आराम से तो उसको तोड़ना कैसे? क्योंकि मुझे भी ना कई बार वो देख कि खाने की आदत सी हो जाती है। ट्राई करता हूँ ना करूँ, बट कई बार कर लेता हूँ रात में स्पेशली। तो क्या करना चाहिए अगर कोई इंसान ऐसे हैबिट्स बना चुका है तो ऑलरेडी? देखिए सिंपल सी बात है। हाँ, मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि आदमी दो तरह से बदलता है। हाँ, या तो उसको विजडम आ जाए, अकल आ जाए, हाँ, या फिर कोई विनाश आए। तो अधिकांश लोग विनाश के इंतजार करते हैं। जब डॉक्टर कहेगा भाई अब तेरे पास कोई चारा नहीं है, तेरी डायबिटीज भी बढ़ रही है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो चुका है, वेट तेरा ओवरवेट हो रहा है, गट तेरा खराब हो गया है, अब बता क्या करना है। फिर तो आदमी कहता सर आज से मैं बदल जाऊंगा क्योंकि बच्चे भी पालने हैं। तो जिस दिन वो विनाश के इंतजार ना करो, आप पहले से ही देख लो कि, और बड़ा सिंपल है एक रूल, एक बहुत सिंपल रूल है चेंज होने का लाइफ में। वो ये है कि अगर मैं नहीं बदला
और ये बेकार के पैटर्न मेरी लाइफ में चलते रहे तो मेरा आने वाला दर्द क्या होगा, उस दर्द को देख लो अगले 20 सालों में। और अगर मैं बदल गया और एक बार फिर मैं यंग हो गया, एक बार फिर मैं एनर्जी के साथ, बढ़िया बॉडी के साथ, मार्केट में बढ़िया टोनैलिटी के साथ निकल गया, चेहरे पर मेरे एक बढ़िया सी अपील हो, तो आने वाले फ़ायदे क्या होंगे। जैसे ही आप पेन और प्लेजर को एन्जॉय करने लगते हैं, इमीडिएटली आप बदलाव को शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपको विल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। विल पावर तो वैसे भी पता नहीं, आपको मैंने कभी बताया नहीं होता है, तो विल पावर तो होती भी नहीं है, तो बिना मतलब का एक वर्ड हम पर थोपा गया है। अच्छा, विल पावर तो होती ही नहीं। ओके। अगर आप, कई बार लोग कहते हैं, गाली देने लगेंगे मुझे इस बात पे, मुझे मालूम है, क्योंकि वो विल पावर अब तक चिल्ला चिल्ला कर सुन के आए होंगे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा या बोले होंगे। विल पावर नहीं होती। ओके, मान लेते हैं, बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। मान लेते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता और मैं पीता भी नहीं हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं कि राम सर सिगरेट पियो ना, तो मैं मना कर सकता हूँ। मैं विल पावर कह दो या मेरा कॉन्शियस डिसीजन ले लो, क्योंकि मैं इसका, लेकिन अगर मैं 30 सिगरेट रोज़ पीता हूँ और मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ, समझ गए, और अब आप मुझे कहते हैं कि विल पावर लगाओ, सिगरेट नहीं पियोगे, और अब मेरी सिगरेट की लस्ट आ रही है, पूरी सेल, पूरी बॉडी इस समय सिगरेट मांग रही है, क्योंकि अंदर अर्थक्वेक चलना शुरू हो गया, बॉडी के अंदर परेशानी आ रही है और सिगरेट में मांग रही है बॉडी, और मैं नहीं दे रहा हूँ। तो एक बात बताइए, इस समय मैं खुद को पेन दे रहा हूँ या प्लेजर दे रहा हूँ? पेन दे रहा हूँ ना। और याद रखिएगा, ह्यूमन ब्रेन इस तरह से वायर्ड है, हमारे ब्रेन की इस तरह से वायरिंग हुई है कि हम हमेशा पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए विल पावर जो है वो 2 हफ्तों से 2 साल के बीच में टूट जाती है। लेकिन अगर आप इंटरनल वर्ल्ड में कोई नोइंगली और अननोइंगली पेन और प्लेजर को देख लेते हैं और उसको फील कर लेते हैं, तो आपके 80 बिलियन 86 बिलियन न्यूरॉन आपके इस कंडीशनिंग के साथ आपके साथ चल पड़ते हैं और वो कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा मेरे आका। समझ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। अभी हमें ना एक क्वेश्चन पे वापस में जाना चाहूँगा सर। जो आपने बताया ना, हमारी बॉडी हमें बताते रहती है बट हम सुन रहे नहीं है। हमारी बॉडी, हमारे जो सेल्स है वो हमें, जैसे अब खाना हो गया, गट बताता रहता है कि भाई मत खा। मतलब एक छोटे बच्चे जैसा वो पेरेंट को बोल रहा है मत कर मत कर, लेकिन हम बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, हम टीवी देख रहे हैं या कुछ और चीज़ों में लगे हुए, आई डोंट नो कहाँ पे बिजी है। तो वो क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो हमारा गट हमें देता है, बताता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कुछ खराब, कुछ गड़बड़ हो रही है? ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स है? पूरी तरह से जितने भी बीमारियां, दे आर जस्ट मैसेंजर्स। आपके पास जितने भी बीमारियां हैं, दे आर मैसेंजर्स दैट यू आर नॉट ओके समवेयर विद इन, कि आप अंदर से कहीं ओके नहीं हैं। याद रखिएगा, जब आपको ऑटो इम्यून हो रही है, जब आपके बाल गिर रहे हैं, जब आपको थायराइड हो रहा है, जब आपकी स्किन के ऊपर सोराइसिस हो रही है, जब किसी को कैंसर सेल बन रही हैं, जिसका मोटापा बढ़ रहा है, ये सब मैसेज हैं। याद रखिएगा, ये सब मैसेज हैं। इसको और गहराई तक जाइएगा। इन बीमारियों से पहले आपको एक डिस्कम्फर्ट मिलता है जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। आपको अचानक लगता है कि नींद नहीं आ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, सर भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसा लगता है मेरी छाती पर कुछ रखा हुआ है। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं मुझे कैसा हो रहा है, और ठीक है ना, और इमीडिएटली आप क्या जाते हैं, 3-4 कामों की तरफ जाते हैं। आप सिगरेट पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, शराब पीने लगते हैं, या फिर आप एंग्जाइटी की गोली खाने लगते हैं। लेकिन कभी आपने इस मैसेज को नहीं पकड़ा। ये सिर्फ मैसेज था कि आपके माइंड और गट में और नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है। ओके। इतना ही नहीं, आप कभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखिएगा कि जब खाना आपने खा लिया है, उस खाने के 15-20 मिनट के बाद आप सिर्फ अपने साथ बैठ जाओ और फिर फील करो कि ये खाना तुम्हें इस समय किस स्टेट को दे रहा है। क्या ये तुम्हें भारीपन लग रहा है? क्या ये आपकी आंतों में ठीक महसूस हो रहा है? क्या आपकी आंतें खुश हैं? आपको सारी की सारी फीलिंग आपका गट दे देगा कि आई एम नॉट ओके। ठीक है ना, देख लेना। हाँ, कई बार होता ही नहीं, लोग गिल्ट में रहते हैं, यार क्यों खा लिया। हाँ। फिर वो कहते हैं चल यार घूम लेते हैं ना, आधा घंटा और घूम लेते हैं। घूम लो। अब तो आप अपने अपराध बोध को पूरा कर रहे हो ना, कि किसी को गाली दे के आए, आप उसके पैर पकड़ने जा रहे हो ना, और कुछ नहीं कर रहे हो, और रोज यही कर रहे हो। याद रखिएगा, आपका गट और आपकी बॉडी सब जानती है। आपकी बॉडी, मैं फिर बता रहा हूँ, एक मच्छर काट लेता है, आपकी बॉडी उसे तो बताने को तैयार है। और मेरी बॉडी में डायबिटीज़, और मेरी बॉडी में कोर्टिसोल निकल रहा है, और मेरी बॉडी में
बीमारियां पैदा हो रही, मुझे नहीं तो बताएगी बॉडी, बताएगी। आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपका बिहेवियर खराब हो जाएगा, आपकी भूख खराब हो जाएगी, आपके इवन सोचने की शक्ति डिफरेंट हो जाएगी, आपकी टोनलिटी बिगड़ जाएगी। आप जिन पॉजिटिव चीज़ों में आपका मन लगा करता था वो वहीं नहीं लगेगा, बेकार की चीज़ों में लगेगा। जिन पॉजिटिव लोगों के साथ आपको रहने का मन करता था, आप अचानक उनके साथ लड़ाई कर बैठोगे। मैंने बताया ना, एक हमारे अंदर एक बैक्टीरिया है, वायरस है, जिसको हम बिल्ली से लेते हैं। अच्छा। और वो हमारे माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। इसमें भी लिखा पूरी तरह से। आपने बताया था वो, राइट। हाँ, उसका नाम पॉडकास्ट में नहीं बताया था शायद वो। हाँ, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। हाँ, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है। क्या है वो, क्या होता है? ये बिल्ली के अंदर ये बैक्टीरिया होता है। अच्छा। और ये फिर अपने स्टूल से धरती पे छोड़ती है, और वो बैक्टीरिया सही तरीके से आने के लिए आपकी बॉडी में अप टू 5 साल तक जिंदा रहता है और इंतज़ार करता रहता है कि कब उसको शिकार मिले। और वो कच्चे फल पर, कच्चे सब्जियों पर, या आपके पैर के थ्रू, या किसी और तरह से आपके अंदर आ जाता है। ओके। और ये देखा गया कि जब उस वायरस को ढूंढा गया कि क्या हो रहा है, तो यूँ समझिए कि एक किताब में, इससे पहली किताब मैं अभी पढ़ रहा था, आज नहीं लेकर आ रहा हूँ, द गट, ठीक है ना, डॉक्टर गुलिया की किताब है। तो उन्होंने कहा है कि सोचिए कि एक लेडी है जो सिर्फ अपना हाथ काट के देख रही है कि मैं मरती हूँ या जिंदा रहती हूँ, ठीक है ना। एक सिजोफ्रेनिक की लड़की है मेरे पास है, वो अगरबत्ती जलाती है और जलती हुई अगरबत्ती से अपने आप को हर्ट करती है, कई बार हाथ काटती है, कई बार वो कहती है कि चलो मैं इसके नीचे कार के सामने आके देखूंगी। सुसाइडल थॉट्स, मतलब बेसिकली, यानी कि वो मरने के लिए तैयार है। हाँ, वो इससे आता है। ये अभी बताता हूँ। दूसरा एक बताया गया है कि कई बार ऐसा होगा कि आप सब कुछ ठीक चल रहा है, पर आप एक इतना बड़ा खतरा ले लेते हैं कि सारा घर बर्बाद कर देते हैं। रिस्क ले लिया आपने। एक लड़का है, मान लेते हैं कि 200 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, जरूरत उसे कुछ नहीं थी, जाना कहीं नहीं, पर वो एडवेंचरस को एंजॉय करना नहीं, वो ये बैक्टीरिया आ चुका है। या फिर आपने कुछ चूहों के अंदर जब इस बैक्टीरिया को डाला गया तो उनका बिहेवियर इससे पहले ये था कि वो कैट से डर रहे थे। अच्छा। और उसके बाद ये आया कि वो कैट के पास जा रहे थे अपने आप को ऑफर करने के लिए कि खाओ मुझे। ये रियल है, याद रखिएगा। उस प्लाज्माटा, टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई की ये खास बात है कि अगर वो आपकी बॉडी में आ गया, और वो 30% लोगों के पास है, कई बार वो डोरमेंट पड़ा होता है जब पर, लेकिन जब वो एक्टिव होता है तो आपके ब्रेन को अपनी तरह से मॉडिफाई करता है और आपकी फ्रंटल लोब को वो एक आइडिया देता है। पहला आइडिया जैसे ये है, बातों बातों में चलो पॉडकास्ट करते हैं, राम सर चलो बाहर खाना कुछ खा के चलते हैं, चलो एक कॉफ़ी भी पी लेते हैं, राम सर चलो 5वीं मंजिल से कूदते भी हैं। अच्छा। तो एक आइडिया और वो अचानक एक आइडिया ऐसा आ जाता है कि वो डोमिनेंट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्यों चाहता है भाई वो बैक्टीरिया? टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई के हम शिकार हैं कई बार। लेकिन वो क्यों, मतलब उसका ऐसा करने का रीजन क्या है? कुछ ऐसा कुछ रीजन? वो आपकी जेनेटिक लेवल पर काम करता है, वो हमेशा आपको खतरे के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई आदमी बहुत एडवेंचरस हो रहा है तो समझ लीजिएगा। इवन ये भी देखा गया, कई सौ लोगों को जिनकी यंग डेथ हो गई थी ट्रैफिक में, यानी कि गाड़ी चलाते हुए, कार एक्सीडेंट में जितने लोगों की डेथ हुई। हाँ। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक, उनका नाम भी वेबस्टर था, जॉन ए वेबस्टर, उस डॉक्टर ने इसके बारे में पता करा था। तो पता ये करना था कि भाई आखिर ये एक्सीडेंट ये सिर्फ एक्सीडेंट है या कोई और बात है। तो डू यू नो व्हाट वाज फाउंड? तो ये देखा गया कि उनके पास, अधिकांश के पास ये बैक्टीरिया पाया गया, ज़्यादा था, जिन्होंने एडवेंचरस होकर इस तरह से अपनी जान को खतरे में डाला है। ठीक है ना, यानी कि उनकी विजडम को बर्बाद कर दिया इस बैक्टीरिया ने। तो इट इज़ कंट्रोलिंग योर माइंड, योर गट इज कंट्रोलिंग योर माइंड दिस वे ऑल्सो। राइट। तो सर, राम सर, मैं कंक्लूड करने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, अगेन कौन से मेजर साइंस है जो एक इंसान देख सकता है जिससे उनको मालूम पड़े कि उनको गट में ही कुछ इशू है? नंबर 1, आपको शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। समझ लीजिए कि जब भी आपको मीठा खाने का हद से ज़्यादा मन कर रहा है, बार बार आपको क्रेविंग हो रही है, या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट, जो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या बार बार पास्ता
या जंक फूड खाने को मन करा, बियर पीने को मन करा, समझ लीजिए आप गट के शिकार बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ओके। तीसरी बात यह है कि जब भी आपको लग रहा है कि आपको ये कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया हो रहा है, गैस हो रही है, गैस लगे हो रही है, और आप खाने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खाना खाने के पेट भर गया है, और उसके बाद आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बेल्चिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उठपटांग डकारें आ रही हैं, समझ लीजिए आपका गट खराब हो चुका है और माइंड भी इससे आपका बहुत बुरी तरह से प्रभावित अफेक्टेड है, और आपकी नर्वस सिस्टम भी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपके जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, जो बेकार की जहर था बैक्टीरिया का, वो आपके ब्लड में जा चुका है और रेगुलरली। अगर आपके इवन लीवर में भी कुछ गड़बड़ हो रही है, आपके गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि वो ब्लड से होते हुए जो बैक्टीरिया हैं आपके गॉल ब्लैडर में और आपके लीवर में जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी स्किन में एक्ने हो रहे हैं, या फिर सोराइसिस, एक्जिमा, या फिर इचिंग या फंगल इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है, समझ लीजिएगा कि आप अपने गट को इमीडिएटली चेक करना शुरू करें। बाहर के सिम्टम को ठीक कितना भी करते रहें, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, अगर आपके पास शुगर की बीमारी आ रही है, अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी है आपकी बॉडी को मार रही है, आपका माइंड और गट दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं, इवन आपकी वैगस नर्व भी। अगर आप ये देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, तो आपका गट खराब हो चुका है, आपका मूड स्विंग बेहद खराब हो रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से प्यार वाला रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, और आपका ऐसा लग रहा है कि आप अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। आज के कई बार युवकों की मेरे पास शिकायतें आती हैं पेरेंट्स की, कि साहब वो तो सुबह से घर में पड़ा रहता है, बाहर नहीं आता है, और उसका मूड ख़राब रहता है। याद रखिएगा, जब कुछ लोगों को एक इंजेक्शन दिया गया जिसका नाम था एंडोटॉक्सिन्स, कुछ एक ब्रेव वॉलंटियर आए, उन्होंने कहा कि ये एंडोटॉक्सिन, जिनको एलपीएस कहते हैं, बैक्टीरिया का प्रोडक्ट है, इसका इंजेक्शन हमें दो। जैसे उनको इंजेक्शन दिया गया, इमीडिएटली वो डिप्रेसिंग मूड में आ गए, मारपीट करने, यानी कि मूड स्विंग के शिकार हो गए, अकेलेपन, आइसोलेशन के शिकार हो गए, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं कर रहा था, उनको लिबिडो यानी कि सेक्स की कमी पड़ गई, उनका इंटरेस्ट कुछ नहीं था लाइफ के लिए। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन खराब हो रही है, तो आपके पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी की कमी है। जिन लोगों को या जिन चूहों को लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का एक बैक्टीरिया दिया गया, जो बेहद ज़रूरी है, उन चूहों में इमीडिएटली उनके बाल, उनकी स्किन, उनके अंदर लिबिडो और उनके अंदर जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। तो ये गुड बैक्टीरिया था, ये गुड बैक्टीरिया है। ओके। इन सब की ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में, एक में नहीं है, कम से कम 10-15 किताबें तो आ चुकी हैं। तो मैं तो पूरा कंक्लूड करने जाऊंगा, अगर मैं आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, कि अगर आप अपना गट सही कर लो, आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। एग्जैक्टली, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा क्योंकि आपकी हर चीज़ में आपने हर एस्पेक्ट तो बता दिया, मूड से लेके लाइफ में, और ये सारी चीज़ अच्छी रहेगी तो आप लाइफ में सक्सेसफुल भी बनोगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप काम कर पाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गट से कनेक्टेड है। डायरेक्टली, मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपका इंस्टिंक्ट बढ़िया होगा। सवाल तो यह है कि आप गट को ठीक कर लें, और ये कमाल की बात है कि गट को ठीक करने के लिए आपको ये भी नहीं कि कोई दवाई खानी है। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट से, गट को सही कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए। चीज़ों को छोड़ना होगा, और अगले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगले 100 दिन या 150 दिन के लिए आप करके देख लें। यहाँ पर आते ही कुछ लोग इमीडिएटली, जो एडिक्ट है ना कुछ चीज़ों के, वो हमारे चीज़ों को लाइक नहीं करते, और वो कहते हैं ऐसे थोड़ा ही होता है। पर मैं कहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। मैं कभी भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि भाई मेरी और आपकी जब बॉडी नहीं मिलती, मेरी और आपकी जब हाथों की लकीरें नहीं मिलती, मेरी और आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं मिलते, तो मेरे और आपके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव डाइट कैसे कोई तैयार कर सकता है? यानी कि जो डाइटिशियन आ रही है या आ रहा है, वो कैसे बताएगा कि हम दोनों को ये खाना चाहिए? अरे भाई, मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है। मेरे लिए नॉर्मल शुगर हो सकती है कि X पर हो, तुम्हारे लिए हो सकती है X+50 हो। मेरा वेट हो सकता है कि 72 kg मेन हो, आपके लिए हो सकता है कि वो 62 kg हो। ओके। तो हमारे लिए, दोनों के लिए हमारी बॉडी डिज़ाइन करेगी, हमारा माइंड डिज़ाइन करेगा। फिर भी आपको कुछ चीज़ों को छोड़कर देखेगा, सिर्फ 150 दिन के लिए छोड़कर देख लो, 150 डेज। ओके। और सडनली आप देखेंगे कि आप एक खूबसूरत एनर्जी के साथ जी रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आप बेहद फटीक के शिकार हो रहे हैं, थकान के शिकार हो रहे हैं, बॉडी में दर्द है और आपको लगता है कि कोई एनर्जी नहीं बच रही, और आप ऊट पटांग न्यूट्रिशन खा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए आप गट को सत्यानाश कर चुके हैं। अच्छा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। पहली चीज़ है, जैसे ही आपका गट खराब होता है, आपकी बॉडी में दर्द और फटीग अनलिमिटेड हो जाती है।
40 साल के लोग कह रहे हैं कि सर हमसे उठा ही नहीं जाता, इतनी थकान हो जाती है। थकान का मतलब ही नहीं, आपकी बॉडी थकान जानती नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको पहली चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने घर में से सबसे पहला काम करिए कि आप रिफाइंड ऑयल को छोड़ दीजिए। रिफाइंड ऑयल को, जिसको आप वेज रिफाइंड ऑयल कहते हैं, उसमें 3 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। जब पहली बार उसे निकाला जाता है, बनाया जाता है, उसका बीज का तेल निकाला जाता है, तो उसमें बड़ी बदबू आती है, वो हमारे लिए कई बार नहीं बनी होती, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सरसों के तेल को देखें तो आपकी आंखों में इमीडिएटली पानी आ जाएगा। अच्छा। तो उसमें इमीडिएटली पहला काम ये करते हैं कि जब उस बीज में से तेल निकाला जाता है तो उसमें सारा कुछ निकालने के लिए हेक्सेन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। दूसरा काम है कि वो निकाल लिया, लेकिन उसमें तो बदबू ऐसी आ रही है, आंखों में से जलन आ रही है, तो उसमें डिओड्रेंट मिलाए जाते हैं। अच्छा। तीसरा काम फिर ये करते हैं कि अब उसका स्मोक पॉइंट कम है, यानी कि आपने 50 डिग्री पर अभी गर्म ही किया था, अभी पूड़ियाँ उसमें डाली भी नहीं थी, पर उसमें तो धुआं उठ गया, तो सारे घर में धुआं हो गया, सब लोग छींक रहे हैं। तो फिर तीसरा काम उसमें ये किया जाता है कि भाई अब इसमें एक काम करो, इसका स्मोक पॉइंट बढ़ा दो, स्मोक पॉइंट कर दो इसका 300, यानी कि 300 डिग्री तक अगर हम इसको उबालें तो कोई धुआं नहीं उठाए, ऐसा लगेगा कितना प्योर घी है। याद रखिएगा 3 बार इसमें मिल चुका, और ये सबसे ज़्यादा आपकी गट लाइनिंग पर नुकसान करता है। ये तेल सबसे हार्मफुल, ये चीज़ सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। पहली चीज़ इसको छोड़ दीजिएगा, करके देख लो ना आप। भाई मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खाकर देखो, मैं कह रहा हूँ ये खाकर ना देखो। आपके पास बहुत वर्जिन ऑयल ले सकते हैं। दूसरी काम, रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। कच्ची घानी अपने घर से अपने सामने निकलवा के लगता है, हर सिटी में ये अवेलेबल है। कच्ची घानी मतलब जैसे सरसों का तेल यूज करिए। मैं तो अपने गाँव से लेके आ जाता हूँ, अपने सामने निकलवा लेता हूँ। कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको बोलते हैं, कोल्ड प्रेस का ही लाता हूँ मैं, ठीक है ना। उसमें 50-100 रुपये लीटर ज़्यादा का है, लेकिन मुझे मालूम है कि 1 साल से मुझे कोई वायरल नहीं हुआ, 1 साल से मैंने कोई एंटासिड नहीं खाया, 1 साल से मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं खाया, 1 साल से मुझे वायरल नहीं आया। अगर मैंने 100 रुपये लीटर में सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये का तेल के ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया, तो यार मैं तो कितना ईजी अब बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ। दूसरा काम आपको करना है कि आप शुगर छोड़ दीजिए, रिफाइंड, और कुछ दिन के लिए आपको शुगर की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं सर मैं खांड, बूरा, शहद खा लूँ, भाई इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं देखा जाए तो। ये भी आपके इंसुलिन स्पाइक को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को बिना मतलब बढ़ाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी शुगर ज़रूरत है आपकी बॉडी की, वो आपके खाने से बना लेगी, उसको बनाने दो ना। हर चीज़ को तुम बाहर से दे रहे हो तो बॉडी क्या करेगी? वो कहता है भाई तू सारी चीज़ बाहर से दे रहा है तो मैं तेरे लिए क्या करूँ, वो तो डोरमेंट हो जाएगी। सही बात है, तो उसे बनाने दो। तीसरा काम करें कि आप वाइट सोल्ट को गिव अप करें थोड़े दिन के लिए, आप रॉक सोल्ट या फिर सी सोल्ट खाइए, एंड सी सोल्ट इज़ द बेस्ट सोल्ट। अगर आप इसके गुणों को जानना चाहते हैं तो कभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आप स्किन के सी सोल्ट, ओके, समुद्री नमक, हाँ, जो प्योर होता है, उसके बाद ही रिफाइंड बनता है, उससे रिफाइंड बनता है। अच्छा। जब हम उसके ट्रेसेस को बर्बाद कर देते हैं, उसमें अनलिमिटेड मिनरल्स हैं। अच्छा। और मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए, पिछले 9-10 महीनों से मैं साबुन नहीं लगाता हूँ। हाँ। सिर्फ टॉयलेट के बाद हाथ धोना, ग्रोइन एरिया पर थोड़ा सा साबुन लगा लिया, ठीक है ना। बालों पर मैं शैम्पू मुश्किल से महीने में 1 बार लगाता हूँ, और वो भी बड़ा अच्छा सा होना चाहिए, आयुर्वेदी, और वो भी 1 मटर के दाने जितना ऐसे करा और ऊपर लगाया, फट से पानी में निकाल दिया ताकि मेरे बैक्टीरिया ख़राब ना हो। लेकिन इन बैक्टीरिया को अगर, और अपनी स्किन को अगर आप हाइड्रेट करना चाहते हैं तो मैं एक मैजिकल चीज़ बता रहा हूँ सभी लोगों के लिए। आप 2 मग्घा पानी लें नहाने से पहले, 1 मग, ठीक है ना, जिससे आप नहाते हैं, उसमें आप आधा चम्मच 1 चम्मच जो भी नमक डाल लें, सी सोल्ट घुल जाएगा वो। एक छोटा टॉवल लें और उस टॉवल से यहाँ पर पूरी बॉडी को एक बार उस पानी से टॉवल को अच्छी तरीके से रगड़ लें। अच्छा, ठीक है ना। नहाने से पहले, बाद में ना? पहले, हाँ, ठीक है ना। पहले 5 मिनट के लिए आप बाथरूम में भी खड़े रह सकते हैं, ठीक है ना। चेहरा वेरा सब पूरी तरह से कर लें, और उसके बाद आप नहा लें। साबुन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साबुन से आपके गुड बैक्टीरिया मरते हैं, बैड वाले नहीं मरते। इसीलिए एक साबुन तो कहती है ना, यह आपकी स्किन के 98% बैक्टीरिया को मार देता है, 99, और वो 2% क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि वो खराब वाले उन्हें नहीं मारते, और 98 कौन से थे? वो बढ़िया वाले। भाई साहब मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 95% जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्किन के ऊपर है, स्किन के अंदर नहीं। अच्छा, पता नहीं, ये भी मेरे को एक इंस्टेंट आया, मैं भी ना साबुन कम यूज करना चालू कर दिया, और शायद से आपसे भी बात करने के बाद ही शायद मैंने किया। देखो मैं आपको कितने दिन पहले मिला था, कुछ काला भी नहीं हुआ हूँ, हाँ, ठीक है ना। और बताता हूँ मैं एक चीज और छोड़ के देखे सब लोग। यहाँ पर कई बार लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, मेरे गांव के लोग हो जाएंगे, क्योंकि मैं
और पहले बचपन में मैं भी खूब खाया पिया करता था उसको, और वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ओके। आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ दीजिएगा अगर आपको कोई भी एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज़ या कोई भी मोटापा, शुगर या कैंसर जैसी कोई अगर शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपकी बॉडी में। अच्छा, क्यों, मतलब ऐसा? इसका मतलब यह है कि जो आपका मिल्क है, इसके ऊपर तो मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कभी, तो बस ये छोड़ कर देखिएगा। 150 डेज़ की बात ही कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ। 3-4 महीने मैंने 2001 में पढ़ा था, जब मैं NLP को अप्लाई कर रहा था, और तब मैंने पढ़ा कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए। तब मैंने 2001 में दूध छोड़ दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मुझे जितना फ़ायदा मिला है उनको मैं यहाँ बखान करूँगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। बस इतना करके कि देखें कि 3 महीने के लिए दूध ना पिएं और दूध से बनी कोई भी चीज़ ना खाएं। ठीक है ना। और चौथी चीज़ है, आप थोड़े दिन के लिए अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून, एलर्जी, सोराइसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मोटापा, डायबिटीज़ 1, बालों का गिरना, पेट का खराब, गैस, मोटापा, कुछ भी अगर हो रहा है, थकान हो रही है, तो आप ग्लूटेन फ्री हो जाएं, यानी कि व्हीट को छोड़ दें। अच्छा। और आप मिलेट्स खाइए। मैंने पिछले, अगर मैं कहूँ 8-9 महीने में, हाँ 9-10 में, अब ये 10वां महीना चला तो 8-9 महीने हो गए मुझे, 8 या 9 महीने मैंने व्हीट नहीं खाया है। अच्छा। और मैंने दूध तो मैंने बहुत दिन से नहीं पिया है। और आप कह सकते हैं कि मैंने साबुन भी नहीं लगाई है। और इस समय मैं अपने परफेक्ट वेट को जी रहा हूँ। मेरी एज 65 है। मैं ये नहीं कि मैं आइडियल परफेक्ट पर्सन हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे पास ऊट पटांग टाइम पर मुझे काम करना पड़ता है। रात के 1-1 बजे तक मुझे कई बार वर्कशॉप देनी पड़ती है, ठीक है ना। फिर भी अगर जब मैं अपनी बॉडी को अब देख रहा हूँ तो मैं सुबह उठकर दौड़ लगाता हूँ। पहले कई बार 4:30 बजे उठ जाता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। उसके बाद में ऐसा लगता है और पढ़ने लगता हूँ। उसके बाद मैं जॉगिंग भी करता हूँ। जॉगिंग के बाद मैं जिम में जाता हूँ। जिम में मैं जिम करता हूँ जितना भी, और 1 घंटा मैं वहाँ पर, या तो जिस दिन जुम्बा का डे है जुम्बा करता हूँ, या फिर योगा करता हूँ, या डांस वहाँ पर होता है। और उसके बाद मैं आराम से आता हूँ, और मैं अपने कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी नहीं लेता हूँ। तो उससे आपको ये एनर्जी, मतलब फ़ायदा क्या क्या हुआ, वो भी बताइए, बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएंगे? नंबर 1, अगर मैं अपने लुक को ही देखूं तो सब लोग मुझे आज मुंबई एयरपोर्ट पर एक आदमी मुझे मिला। उसने कहा कि सर, मैंने अभी आपका पॉडकास्ट देखा है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। ठीक है ना। उसने कहा कि सर आप उसमें तो ज़्यादा मोटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बड़े स्लिम लग रहे हैं। और जैसे ही मैंने ओला में पकड़ रहा था आपके पास आने के लिए, तो मुझे एक नीदरलैंड का कपल मिला, इंडियन कपल जो नीदरलैंड में रहता है। एंड वो दौड़ के मेरे पास आए कि सर हम तो आपके फ़ैन हैं। और उन्होंने एकदम से, उस लड़की ने एक ही बात कही जो उनकी हस्बैंड वाइफ में से वाइफ थी, कि राम सर आप बड़े स्लिम लग रहे हैं आप। तो सबसे पहली बात है, मैं अपने नेचुरल वेट को जी रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बैक्टीरिया को बढ़ा रहा हूँ। गुड बैक्टीरिया। हाँ, जो मैं अभी बताऊँगा आपको। और दूसरी बात है कि जो मुझे थकान रहती थी योगा करके, और मैं कम से कम 1 घंटा इंतजार करता था, यार मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, और फिर कभी प्रोटीन शेक भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, वो सब मैंने छोड़ दिया है। ठीक है ना। और मुझे कोई दर्द नहीं है। सही बात तो ये है कि अब मैं जब जॉगिंग करता हूँ तो मैं थकान को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता हूँ। अच्छा। मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। अच्छा। और मुझे वेट घटाने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, 0 एफर्ट है मेरा वेट के लिए। अच्छा, अपने आप कम हो रहा है। और मेरा वेट इस समय, मेरी हाइट 6 फीट है और मेरा वेट 72.3 kg है। तो काफी 300 ग्राम शायद मेरे कपड़ों का होगा, बाकी 72 है। ठीक है। और इसके बाद अगर आप मेरा बीपी देखते हैं तो 120/80 है। और डॉक्टर ने चेक किया था रैंडम खाने के बाद करीब 4 बजे मेरा ब्लड शुगर। तो उन्होंने कई बार पूछा, सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा क्यों, ब्लड शुगर ज़्यादा आ रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं, 121 है, जबकि 140 तक भी हो सकती थी, तो ठीक थी। ठीक है ना। और ये मेरे नेचुरल बाल हैं। बाल मुझे हल्का सा कलर करना पड़ता है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। 25% सिर्फ बाल ग्रे हो चुके हैं एट द एज ऑफ 65। बट सही है, ये मैं हूँ। ठीक है ना। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी। मुझे मेरी बॉडी बता देती है। जैसे ही मैं इनर पेसिंग करता हूँ, इनर पेसिंग का मतलब है कि खुद के साथ बैठ जाओ और एक एक अंग को देखो बैठकर, वो तुम्हें कुछ कहना चाह रहा है, और सडनली वो कुछ कहेगा और ऐसा लगेगा यार यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो आपको ये भी बता देगा कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार हम बैठते ही नहीं हैं, इनर पेसिंग कहते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें छोड़ दो आप।
और खाना क्या है मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। हम्म, हमें क्या 2 खाना चीज़ें है? चाहिए। हम्म, मैं आपके अपने सभी दर्शकों को कह रहा हूँ, मेरे देशवासी हैं, नेशन के हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं, ठीक है ना, दूसरे देश के बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। मैं सबसे एक बात कह रहा हूँ, तुम करके देख लो ना एक बार। आप अपने परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो एक काम करके देख लो। एक तो अपने बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ा लो, और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए आप फर्मेंटेड फूड खाओ दिन में एक fermented बार। food। और कुछ भी नहीं है तो आप कांजी बना लो, बीट रूट की कांजी बन जाती है। मैं आज भी कैसे बनती है वो? कैसे बनती है आप समझ लीजिए कि एक जार आता है कांजी बनाने का, हाँ। ठीक है ना, जो शीशे का होता है, हम्म, उसमें हम 1 लीटर पानी डालते हैं आरओ का, हम्म, उसमें टुकड़े करके बीट रूट को डाल देते हैं धोकर। बीट रूट को छीलना नहीं है क्योंकि इसके बैक्टीरिया वहाँ पर हैं, ठीक है ना। और उसमें हम 3 चम्मच नमक डालते हैं काला, 2-3 चम्मच, और थोड़ी सी राई डालते हैं, सरसों जैसा होता है ना, राइट। उसे डालते हैं बस। कुछ लोग इसमें शायद लाल मिर्च भी डाल देते हैं हल्की सी, कुछ लोग इसमें मीठा भी डाल देते हैं, पर हम नहीं डालते हैं। अच्छा। और ये 24 घंटे में पूरी तरह से रेड हो जाता है, मज़ेदार। कैन यू बिलीव कि जब मैं सुबह ओला पकड़ी घर से चलने के लिए, तो मेरी फ़्लाइट 9 बजे थी, तो 7 बजे तक पहुंचना था, तो मुझे घर से 5:30 बजे, 5:45 बजे मैं निकल गया था। तब भी मेरी वाइफ ने कहा तो कुछ लेना तो नहीं खाने वाने के लिए, वो जानती है कि मैं 12-1 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाता हूँ। मैंने कहा यार ये कांजी रखी है, तुम अपनी बना लेना, मुझे दे दो 2 गिलास। हाँ। तो 2 गिलास कांजी मैं लेकर आया हूँ, अच्छा। ठीक है ना। तो उसको मैं साइकिल में बनाते रहते हैं, 2 जार हैं, तो आप कांजी लें। आप दूसरा है इडली। लेकिन इडली को आप गर्मा गर्म खाएंगे तो उसके तो बैक्टीरिया मर चुके, तो उसमें रखी हुई इडली होनी चाहिए 2-1 घंटे। अच्छा, मतलब बनने के बाद रखे और उसके 2 बाद घंटे खाए? कम से कम। अच्छा, तो उसमें वो गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं? अरे वो फर्मेंटेड होता है, वो ढोकला है। अगर वो प्रॉपरली अपने घर में बना हुआ है तो ढोकला में बहुत सारे आपके फर्मेंटेड ही वो होता है बेसन, तो उससे ढोकला बनता है। एक चीज़ और बताता हूँ, उसे लोग लाइक नहीं करेंगे, लेकिन एक IAS पढ़ाने वाला आदमी भी वो ये कह रहा था कि जितना ये आप खाओगे उतना ही बढ़िया है। वो है बासी रोटी। बासी रोटी? हाँ। उसमें बैक्टीरिया बनते हैं। रहें कि रात की कोई रोटी हो, और वो गांव में हमें बहुत खाने को मौका मिलता था, हाँ। कि रात की बासी रोटी रखी है छलने में, छलने का मतलब एक कपड़े में, हाँ। और उसे किसी भी हम छाछ वाछ में डाल के खा लेते थे। तो वो गेहूं की रहेगी, चलेगा कि नहीं? वो गेहूं की चलेगी, लेकिन आप गेहूं को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। हाँ। तो मैं तो अभी जवार बाजरे की रोटी भी वहाँ बहुत बढ़िया रहेगी। वो बासी रोटी? हाँ, थोड़े एक कंबूचा टी भी आती है, किमची भी आती है, किमची। और आप डालेंगे तो अभी एक हीरोइन है पुरानी, नीतू कपूर, उनको मैं देख रहा था, तो वो कौंजी के बारे में बात कर रहे थे कि जो उससे बनती है चावल से। अच्छा। तो ये चीज़ें आप रोजाना एक बार जरूर लें, इससे आपकी पॉपुलेशन बनेगी, गुड बैक्टीरिया की। नंबर 1। नंबर 2 है, आपने पॉपुलेशन तो बढ़ा दी, ठीक है ना, आपने पॉपुलेशन तो बढ़ा दी, लेकिन इस पॉपुलेशन को खाना भी तो चाहिए। वो खाना हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, एक भी टाइम आप उस खाने को नहीं दे रहे हैं। इनको चाहिए डाइटरी फाइबर, एक ऐसा फाइबर जो आपके ना तो पेट में पचे, यानी कि पेट में अनडाइजेस्टेड रहे, और वो आपकी छोटी आंत में भी उसका कुछ ना बिगड़े, और वो एज इट इज़ कहाँ चला जाए, आपके बैक्टीरिया तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक, और लास्ट तक। ये वो फाइबर है जिसे ये खाएंगे। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अनार खा रहे हैं तो उनका जो बीज है अच्छी तरीके से चबाइए। कई बार लोग कहते हैं अरे यार ये पचता नहीं, ऐसे ही निकलता है, ये तो इसको क्यों खा रहे हो भाई। यही है वो चीज़ जिसमें से वो निकाल कर आपको FCA देंगे। उसका नंबर है SFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सिर्फ आपकी बड़ी आंत में मिलेगा। आप एक चीज़ खा के देखिएगा। दूसरा है आपका जितना भी चोकर होता है। चोकर? हाँ, चोकर का मतलब है ब्रान, यानी कि आउटर स्किन ऑफ द ग्रेन्स। अच्छा। हाँ, और उसमें भी जो भी ग्रेन का जो छिलका है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, जितने भी आपके एप्पल का अगर खाना है तो छिलके के साथ खाएं। आप जो कई बार है आप कह सकते हैं कि इसबगोल, मैं भूल रहा था बार इसबगोल। हाँ। इसबगोल वो पानी में डाल हाँ, के खाते हैं उसको। इसबगोल को आप खाने से पहले 2 बार जरूर लें शुरू में। हाँ। कई बार लोग कहेंगे इसके हम एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट नहीं होते। असलियत में बॉडी मांगती है,
अच्छा कि भैया मुझे ये चाहिए। अच्छा है। आप खाने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी ले लें 50-60 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, और उसमें 1-1.5 चम्मच दे दें, क्योंकि वो 2 ग्राम में 1 चम्मच हो जाता है, लेकिन वो फूल कर 50 गुना हो जाता है अपने आप से। तो मिलाइए जल्दी से, अपना 2-3-5 सेकंड में मिलाइए और पी लीजिएगा उसको खाने से पहले। हाँ, खाने से पहले। हाँ, तो खाना भी वो भरा एकदम से फूलेगा। हाँ जैसे ही वो फूलेगा तो जो वहाँ जो आपके बैड बैक्टीरिया हैं, वो दुश्मन है बैड बैक्टीरिया का। राइट समझ गए मेरी बात? राइट। इसीलिए डॉक्टर्स भी कई बार बोलते हैं इसको पेट खराब है तो ये सब गोल ले लो। ये सब गोल ले लो। हाँ। और मैं एक बात बताऊं, उन बैड बैक्टीरिया को इसमें इस किताब के अनुसार बता रहा हूँ, हाँ हाँ जो मैंने अभी पढ़ा है दोबारा। हाँ, मैं इस किताब को 20-30 बार पढ़ चुका हूँ। अच्छा अभी प्लेन में पढ़ रहा था। हाँ। उसने कहा था कि सबसे बढ़िया बात है कि ये आप फाइबर लेने के बाद एक फास्टिंग करना सीखें, क्योंकि जो बैड बैक्टीरिया है इन्हें खाने के लिए चाहिए सुबह से ही। अगर आप ये कहते हैं सुबह ही चाय पीने की मुझे तो बेहद आदत है, याद रखिएगा चाय आप नहीं पी रहे। सुबह जो चाय पी रहे हैं ना मीठा डाल के, वो ये बैक्टीरिया मांग रहे हैं खराब वाले, इनको भूखा मारो, ये तभी निकलेंगे आपके पास। और एक बात बताऊं, आपके पेट की खास बात बताऊं सर, कंक्लूड करने से पहले, हाँ। जब आप सुबह फास्टिंग करते हैं, रात को आपने 8 बजे के बाद खाना खाया और 11-12 बजे तक आप कुछ नहीं खा रहे हैं, उस समय आपका माइंड और आपके आंतें एक डिसीजन लेती हैं। वो ये डिसीजन होता है कि अचानक आपकी आंतों में एक स्पेशल तरीके का मूवमेंट आता है, और वो मूवमेंट इस तरह से आता है झटके से। पता है वो क्या करती हैं आंतें? वो जो बैड बैक्टीरिया उन्हें झटके से आगे को धकेलती है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं जाओ। अच्छा हाँ, उसका शायद इन्होंने मोटर कुछ ऐसे ही रखा, सेंस आई मीन इंटेस्टाइनल मोटर मूवमेंट, ऐसे ही कुछ रखा हुआ है नाम में। ओके, तो जब फास्ट करते तब होता है? जब हम फास्ट करते तब होता है, जब वो अच्छा। हमारी आंतें खाली होती हैं, तो वो झटके से बाहर फेंकती हैं उसको, यानी कि आगे ले जाती हैं और आपकी आंतें खाली होने लगती हैं। अगर आपको कई बार बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है शुगर की और आपको लग रहा है यार बात नहीं बनेगी, तो मैं आपको एक आदत बता रहा हूँ जिसको मैंने किया है और मुझे बड़ा फ़ायदा मिला है। वो ये है कि कई बार सुबह भूख बहुत लग रही है आपको, वो भूख आपकी नहीं है, तो उस समय आप एक काम करें, मौसम्बी खाएं। मौसम्बी? हाँ, यानी कि साइट्रस, और उसका जूस ना पिएं, खाएं उसको धीरे धीरे। 8 टुकड़े करें एक मौसम्बी के और पहले को चबाएं खूब देर तक, ना तो आपका इंसुलिन ऊपर जाएगा, और दूसरी बात है आपके जो बैक्टीरिया उनकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, और वो जो फाइबर जा रहा है वो उनका दुश्मन है। समझ गए मेरी? और विटामिन सी आपको मिल रही है, और आपने 4 मौसम्बी खानी है। देखो भाई, मैं तो साफ बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे खाता हूँ, मुझे तो 7-8 से पहले काम चलता नहीं है, आदतें सी बन रही है ना। 7-8 से मतलब 7 to 8 मौसम्बी खाता हूँ सुबह ही, अलग अलग मौसम्बीज? हाँ, मतलब 8 मौसम्बी होंगी, हाँ, ठीक है ना, और उसके 8 टुकड़े, हाँ, तो पूरे 2 थाली भर जाती है अपने गांव की भाषा में, प्लेट नहीं, और उसे खाता हूँ बगैर नमक लगा के, और उसे खाने में समय बिताता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, उसे एंजॉय करते हुए खाता हूँ, नोट्स भी बनाते रहता हूँ, कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ अपने। अच्छा, वो ऐसा स्नैकिंग जैसा हो जाता है वो, और उसे मस्ती के साथ खाता हूँ। अच्छा, आप यकीन करेंगे कि मेरे पास इतना फाइबर रहता है कि मेरे बैक्टीरिया तो मेरा गुणगान गाते होंगे रात भर। समझ गए? तो आप फाइबर भी लें, इसे हम प्रीबायोटिक कहते हैं। प्रीबायोटिक, हाँ, और प्रीबायोटिक में एक और भी आता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अगर आपको बिल्कुल ही आपके पास प्रीबायोटिक नहीं है तो अकेसिया पाउडर आता है। अकेसिया पाउडर? अकेसिया को हम बबूल कहते हैं, बबूल। कीकर कांटे वाला एक पेड़ होता है, अच्छा, जिसे बकरी बहुत खाती है, ऊँट खाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसका जो छिलका और गम होता है उसका, उसे हम अकेसिया पाउडर कहते हैं। मैंने वो खा के देखा, मुझे बड़ा फायदा मिला। स्टूल फॉर्मेशन बहुत होती है उससे, यानी कि अब आप ये नहीं, क्योंकि आपके बैक्टीरिया उन्हें खाने के बाद बाकी बाहर फेंक देते हैं जितना आपको चाहिए, पर उसे आप ना भी लें, क्योंकि क्यों खरीद रहे हो, तो आपके पास बतेरी चीज़ ऐसी हैं जो आप रोज अपने फाइबर को बढ़ाइए। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी। मौसम्बी का इतना फाइबर है आपके पास, वही खा के देखो ना। ये भी अच्छा है, ये मैं ट्राई करूंगा, ये वाली चीज़। आप बिल्कुल यंग हो जाए, यंग तो है, और एनर्जी आएगी अच्छी से, बेहद एनर्जी, क्योंकि एज आई थिंक बायोलॉजिकल एज ज़्यादा ही रहती है आजकल मैक्सिमम लोगों की रियल एज से, तो वो सब चीज़ में हेल्प मिलेगी। ठीक है राम सर, आई थिंक ये एक बहुत ही परफेक्ट पॉडकास्ट बन चुका है, स्टार्ट से लेकर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसके किस वजह से होती है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, हमने पूरा एक ऑडियंस को दे दिया। आई थिंक मुझे भी पर्सनली बहुत वैल्यू मिली। और ये सब बातें ऐसी होती है ना, कई बार कुछ बातें पता होती है और बहुत सी नई बातें मालूम पड़ती है, बट वो पुरानी बातें भी बार बार पता होना
हैमर होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, तभी हम वो उसको अप्लाई कर पाएंगे, वरना ब्रेन को, मुझे ऐसा लगता है कि वरना ब्रेन को लगेगा तो नॉर्मल सी बात है। तो वो अगेन एक आपने बहुत अच्छी तरीके से ना वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बता दिया कि क्यों अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे खाना ज़रूरी है, बिकॉज सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कहीं ना कहीं वो खाने से ही हो रही है। तो उसके कंक्लूजन में सर आप क्या बोलना चाहोगे, कोई फाइनल मैसेज ऑडियंस को देना चाहोगे? देखिए सिंपल सी बात है, आप आज बिज़ी हैं कि आप पैसा कमाएं, आप पैसा कमाने के बाद बिज़ी हैं कि थोड़ा सा और कमाएं, थोड़ा सा और कमाने के बाद बिज़ी हैं कि अब इसको और थोड़ा सा कमाएं। लेकिन आप कमा किसके लिए रहे हैं? नेचुरली आप अपने माइंड की शांति के लिए कमा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए कमा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी अगर आपके पास कोई भी ऐसी बीमारी आ गई जिसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में या दूसरी पैथी में। आप सब चीज़ें करिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास 5 लाइफ हैं। एक है हमारी हेल्थ, यानी कि फिज़िकल हेल्थ, ये हमारा एक एरिया है लाइफ का। एक है हमारी सोशल हेल्थ, तीसरा है हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ, चौथा है हमारी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, और पांचवा है हमारी रिलेशनशिप यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी। आप पांचों में मज़ेदार बनाइए ना चीज़ों को। आप अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि एक दिन बीमार पड़ेंगे तो ये पैसा कहीं और बांट देंगे। आप अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जानिए, अपने गट के बारे में जानिए, अपने नर्वस सिस्टम के बारे में जानिए। वेगस नर्व। एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ को बदला है। अच्छा। उसमें लिखा था, और ये किसी गट एंड माइंड वाली बुक में लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर, बेसिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करूँगा। इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। क्योंकि आज इतने सारे मसले हैं, आप अपने माइंड के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? आपके पास पेनफुल मेमोरी है, वो बर्बाद कर रही है आपकी पूरी बॉडी को और आपकी सेल्स को। आपके जेनेटिक लेवल पर चली गई। आपके पास ट्रॉमा पड़ा है, क्यों नहीं ठीक करते? आपके पास एंग्जाइटी आ रही है, आपके पास डिप्रेसिंग थॉट आ रहा है, आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं, आपके पास फोबियाज हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं, क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं इनको? जबकि NLP, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हार्ट कॉन्शियसनेस जैसी टेक्निक इनको ठीक करने के लिए बनी है। मैं 33 सालों से यही कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने नर्वस सिस्टम को क्यों नहीं समझ रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है? और उसके बाद आप अपने गट को समझिए, उसके पर एक कुछ भी नहीं है। आप अपने हार्ट को कोहेरेंट करिए, इसके एग्रीमेंट को एंजॉय करिए, और फिर आप जो पैसा जितना कमाना है खूब कमाइए, खूब कमाइए। जितना आप कमाना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा कमाइए। लेकिन आप अपने बेस्ट लाइफ को भी जो जिए, ये मत समझिएगा कि इसको पूरा करने के बाद मेरी बेस्ट लाइफ आएगी। नहीं, ये बेस्ट लाइफ को रहते हुए इसको पूरा करिए। right. ये मेरा मैसेज है। इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज सर। और आपने जितनी चीज़ें बोली वो दिखती है, लोग कई बार लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि फिर हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, और वो हेल्थ को फिर बचाने के लिए पूरे पैसे डालने लग जाते हैं, और कई बार फिर वो चले जाती तो वो आ नहीं पाती है। पैसा तो ऐसी चीज़ है जो कई बार सब, कितना भी आप कर्जे में आ जाओ, जैसे अमेरिका के कौन है वो जो डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एक $5 बिलियन की कर्जे में थे। मतलब इतना उधारी था वो। एक बार फ़कीर को देखते थे तो सोचते थे कि यार ये तो मेरे से $5 बिलियन ज़्यादा अमीर है क्योंकि मेरे पास तो $5 बिलियन का कर्ज है। लेकिन उन्होंने वापस कमा लिया। इट कैन बी गेन्ड बैक। बट हेल्थ कई बार ऐसी चीज़ होती है कि एक बार चली गई खतरनाक लेवल पे तो वो आना मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल। और कुछ लोग तो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर आती ही नहीं है। तो वो आई थिंक ये सबसे बड़ा एसेट, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा एसेट है सर, वो हम खुद है, और उसमें हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी सब कुछ आती है। तो जितना हम अपने एसेट पे काम करके उसको ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा एक्चुअल में पैसिव इनकम, हर इनकम आना चालू हो जाएगी। राइट, वेरी ट्रू। मैं और राम सर मिलकर एक मास्टर क्लास भी करने वाला है। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हो, माइंडसेट के बारे में सीखने में, कंटेंट के बारे में सीखने में, जो पैसे कमाने में भी हेल्प करेगा, और एट द एंड कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत बातें हम उसके अंदर और डाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं उसमें, हेल्थ पूरी की तरह से डाल देंगे, है ना? तो अगर एक हेल्थ का भी और एक स्पेशल सेगमेंट हम उसके अंदर भी डाल देंगे, तो वो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड रहोगे तो लिंक दे दिया रहेगी, वहाँ से जाके रजिस्टर जरूर कर लेना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राम सर। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग बुक्स की बातें हम करते रहेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि और किसी बुक पे मैं और राम सर डिस्कशन करें, कोई और आपको लगता है इंटरेस्टिंग बुक है, तो वो भी बुक जरूर कमेंट कर देना। हम ट्राई करेंगे मे बी ये बुक या किसी और बुक के बारे में वापस से कभी डिस्कशन करें। थैंक यू राम सर अपना टाइम देने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और राम सर से मैं जितनी बार भी बात करता हूँ ना, मज़ा का मज़ा आता है, कई सारी नई बातें सीखने मिल जाती है और एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे जोश देता है अपनी लाइफ में और अच्छा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आप एक इंस्पिरेशन हो मेरे लिए भी और कई सारे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।